नमस्कार। आज के संस्करण में हम लोग किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बातें करेंगे और जो इलेक्शन चल रहे हैं हिमाचल और गुजरात में, उसमें जो ये नेशनल पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जो बात चल रही है, उस पे क्या चीज़ है, क्या सरकार की क्या मंशा है और किस तरीके से लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाह रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि आज 19 नवंबर है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह के किसानों के कानून, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। ये छोटे किसानों का के लिए हमने कानून बनाए थे और जिसमें किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं और ये सारे तीनों कानून जो हैं ये हम वापस लेते हैं। तो उन्होंने बिना किसी कंडीशन के जो शीत सत्र आने वाला था 1 दिसंबर 2021 में, उसमें कह दिया कि हम इसमें रिपील कर देंगे। ये पहली बार हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा हुआ है कि 3 कानून लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट नॉमिनेशन, मतलब प्रेसिडेंट के आदेश होने के बावजूद, उनसे अप्रूवल पारित होने के बाद ये तीनों काले कानून वापस लिए गए। इसका प्रमुख कारण ये था कि देश भर के किसान, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पे जमा हो गए थे। 13 से 14 महीने ये आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए और उसके बाद मोदी सरकार जो है किसान बिलों पे झुकी, क्योंकि किसानों का मानना ये था कि एमएसपी पे कानून ना बनाना, मंडियों के कानून को प्राइवेटाइज करना, कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना और जैविक खेती की कोई अवधारणा प्रॉपर तरीके से उसकी कोई नोटिफिकेशन ना होना और वो किसान विरोधी माने गए थे तीनों बिल। वो ऐसे लग रहा था कि कॉरपोरेट्स को फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रही है। तो किसानों ने उसका पुरजोर विरोध किया और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। पर अभी भी कुछ मसले हैं जो किसान संगठनों द्वारा पेंडिंग चल रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 750 किसान जो शहीद हुए, उनके बारे में एक स्मारक बनाने की बात की गई सिंगू बॉर्डर पर, उनको कॉम्पनसेशन देने की बात की गई। रेल विभाग द्वारा और पुलिस द्वारा जिस तरीके से केसेस दर्ज किए गए टोल प्लाजा समितियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, सड़क रोकने के खिलाफ, और जो उन्होंने ट्रेन रोकी और जो आंदोलन किए देश भर में, उनमें केसेस लेने की बात, वापस लेने की बात जो थी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने उस टाइम की थी कि हम ये सारे केसेस वापस ले लेंगे। आज 1 साल होने को आया, ये केसेस वापस नहीं लिए गए। हरियाणा में एक संगठन ने रेल रोको का एक आह्वान दिया, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने कहा नहीं, हम जितने भी रेलवे से जुड़े केसेस हैं वापस ले लेंगे। पर अभी बाकी सारे केसेस जो हैं पेंडिंग है। लखीमपुर में जिस तरीके से 4 किसानों और एक मीडिया कर्मी पर गाड़ी चढ़ाई गई अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा, मोनू मिश्रा के द्वारा, तो वो अभी तक केस पेंडिंग है। उसमें 4 किसान भी अरेस्टेड हैं जिनकी बेल नहीं हो पाई है। और उस टाइम सरकार द्वारा ये कहा गया था कि कॉम्पनसेशन उन लोगों को भी दी जाएगी जो इंजर्ड हैं। करीब 17 लोगों के नाम थे जिसमें 10-10 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी जानी थी, वो कॉम्पनसेशन भी नहीं दी गई। तो ये कई सारे लंबित मुद्दे हैं जो अभी पेंडिंग हैं। एमएसपी का जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी C2+50 फॉर्मूले के हिसाब से, उसके हिसाब से जो उन्होंने कहा था कि हम C2+50 फॉर्मूले पे कमेटी बनाएंगे, एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस देंगे आपको। वो कमेटी में 26 लोग सरकार द्वारा ही मनोनीत हो गए। तो एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चा, जो एक संगठनों का समूह था उस समय, जो सारे संगठनों को कोऑर्डिनेट कर रहा था, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने बताई है ये एमएसपी लागू करने के नहीं, इनफैक्ट एमएसपी को समाप्त करने के लिए है। उसके अलावा जो लेबर कोड्स थे, जो सारे लेबर लॉज हटा के जो 4 लेबर कोड लाए गए, वो भी मजदूर विरोधी थे। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन काम भी किसानों को नहीं मिलता है। मिनिमम आय जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक अनस्किल्ड लेबर की होनी चाहिए, वो भी किसानों को मुहैया नहीं होती है। बीज खाद का आपको जिस तरीके से पता हो, अभी आलू की बुआई के बाद अब गेहूं की बुआई हो रही है, उसमें डीएपी की जरूरत है, पर डीएपी की मारामारी है, ब्लैक मार्केट में बिक रही है और नकली खाद बिक रही है। क्योंकि सब्सिडी किसानों की डायरेक्ट कंपनीज को जाती है, कंपनीज उसमें हेरफेर करती हैं, किसानों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो किसानों की एक लंबित डिमांड भी है कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और खाद की सब्सिडी किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में जाए, ना कि वो पैसा खाद कंपनियों को या बिजली कंपनियों को दिया जाए। तो ये सब किसानों की डिमांड्स हैं। और हिमाचल के इलेक्शन में आपने देखा, अभी जो कैंपेन खत्म हुआ और वोटिंग हुई, इसके बाद अब गुजरात का इलेक्शन में गर्मा गर्मी चल रही है। किसानों के नाम पे ऑपोजिशन भी यूनाइटेड है
और किसानों के नाम पे सब वोट भी मांग रहे हैं, पर किसानों का हित कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। जैसे कि आपने देखा, फल में मिनिमम इंटरवेंशन प्राइस होनी चाहिए। जैसे सेब का दाम, खेत से जब सेब खरीदा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदा जाता है किसान से, तो उसको कहा जाता है कि ये आपका बी कैटेगरी का सेब है, ए कैटेगरी का नहीं है, ये बोरी में खरीदा जाएगा, उसको 40 रुपए रेट मिलेगा। और बाजार में वही सेब 100 से 200 रुपए किलो और 200 से 400 रुपए किलो बिकता है। तो इसका फायदा कुछ ही प्राइवेट कंपनीज को होता है जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर यूनिट्स चलाते हैं। उनके पास वर्चुअल मोनोपोली होती है खरीदारी की, और प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की इतनी यूनिट्स नहीं है स्टेट्स में, जिसकी वजह से किसानों का शोषण होता है। उनसे रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं के तौर पे ये फूड प्रोडक्ट्स महंगे खरीदे जाते हैं। हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे स्टेट्स को भी चाहिए सेंटर सरकार को घेरे में ले, पर जहां ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो तो अपना बात करती हैं, बट जो डबल इंजन की सरकारें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, और भी स्टेटों में है, तो वहां पे किसानों की भले की बात कोई नहीं करता। अभी आपने जिस तरीके से देखा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं, तो उसमें जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े सिविल सोसाइटी के लोग हैं या कांग्रेस पार्टी के जुड़े लोग हैं, वो भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किसानों का हक उनको मिलना चाहिए, उनका न्यूनतम मूल्य, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। पर ये चीजें आज की नहीं, ये कई सालों से पेंडिंग है। जब कांग्रेस की यूपीए 1-2 की सरकार थी, तब भी स्वामीनाथन कमीशन पे C2+50 का फॉर्मूला जो था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, और मोदी सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कि हमारे पास पैसे ही नहीं देने के लिए। और दूसरी जगह जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रेजोल्यूशन, पीछे हाल ही में एक RTI के द्वारा पता लगा कि 564 रेजोल्यूशंस जो हुए हैं, उसमें रिकवरी 1.68 लाख करोड़ की ही हुई है। 7.5 लाख करोड़, मतलब 6 लाख, 6.5 लाख, 6,38,000 करोड़ रुपए के कर्जे जो हैं, या तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं या बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। तो ये 6,38,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स का माफ करने में सरकार आंख नहीं झपकाती है, और किसानों को हक का पैसा, उनके प्रीपेड मीटर्स जो बिजली के लगते हैं, जिनमें जिससे पानी वो निकाल के सिंचाई का काम करते हैं, वहां पे दिक्कत आती है, और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा देने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो क्यों हैं, ये इसका जवाब सेंटर की सरकार को, और जहां डबल इंजन की राज्य की सरकारें, उनको देना चाहिए। हाल ही आज ही कल ही के दिन में जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, भगवंत मान, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू कर चुकी है। ये इनका बयान देखिए, भगवंत मान का, आज की डेट का है। ओल्ड पेंशन स्कीम ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ओल्ड पेंशन स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ फायदा होगा। नोटिफिकेशन ਜਿਹੜਾ जारी हो चुका है, और आज जैसे कि आपने इस बयान में देखा, भगवंत मान ने कहा कि हम अपने सारे कर्मचारियों के लिए पुरानी स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में करीब 1,75,000 कर्मचारी आते हैं, उसमें 2004 में जो बंद कर दी गई थी स्कीम, उसको हम बहाल कर रहे हैं वापस। और उससे पहले श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपनी एक हिमाचल की रैली में भी एक वक्तव्य दिया था। ये वक्तव्य देखिए उन्होंने क्या कहा था। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी। छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन न मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे तो कहां से आ रहे हैं? जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार के पास अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए लोन माफ करने के लिए पैसे हैं, पर किसानों को देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। हालांकि ये पेंशन का मामला है क्या कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी, ये 1 जनवरी 2004 से लागू हुई, जब उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी।
उन्होंने कहा कि बढ़ते बोझ के चलते सरकार पे तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना मुश्किल है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी लास्ट ड्रॉन सैलरी और डीए के बेसिस पे 50% पेंशन आपको आजीवन मिला करती थी और आपके मरने के बाद आपके जो जीवन साथी हैं उनको मिला करती थी। अब चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई 10 से 12 साल, तो सरकार का जो बजट 91 में करीब 3672 करोड़ था, वो 2004 में जब ये स्कीम लागू हुई उसके चलते चलते वो करीब 1.25 लाख करोड़ पे पहुंच गया। तो सरकार को लगा कि ये पेंशन में अगर हम इतना खर्चा करेंगे, जीडीपी का 5-7%, 10% अगर पेंशन स्कीम में ही चला जाएगा, तो हम देश में बाकी खर्चा कैसे करेंगे, जो हमारे वेलफेयर के सोशल कार्यक्रम है वो कैसे पूरे करेंगे। पर हालांकि सरकार को ये भी सोचना चाहिए था कि जो पेंशन का पैसा है ये लोगों को आप देते हैं ताकि वो बाजार में खरीदारी कर सकें, डिमांड जनरेट हो। सप्लाई साइड जो भी मार्केट आपकी एक्सपैंड हो रही है उसको डिमांड साइड उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये पेंशन काम में आती है, क्योंकि वो पेंशन एक प्रोडक्टिव काम में जाती है, बच्चों को पढ़ाने के काम में जाती है, घर के खर्चों के काम में जाती है और आने वाले जो वृद्धावस्था है उसकी सिक्योरिटी के उसमें जाती है। पर क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये कह दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो राज्यों के लिए खतरा है। नीति आयोग के तो पूर्व उपाध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर दोबारा लागू करेंगी राज्य सरकारें तो ये पाप की श्रेणी में आएगा। और हिमाचल एक परसेंटेज भी बताई गई कि हिमाचल का करीब 79%, बिकॉज हिमाचल में ज़्यादातर लोग जो हैं या तो फौज में हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। तो हिमाचल में करीब 79%, गुजरात में 15% और राजस्थान में रेवेन्यू का करीब 30% पेंशन पर खर्चा होगा। और इसका खर्चा राजस्व जो है राज्य सरकारें नहीं उठा पाएंगी और सेंटर की सरकार उनको सपोर्ट नहीं दे पाएगी। तो मनमोहन सरकार ने यूपीए में जब 2004 में यूपीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी, 2004 की सरकार आई, तो मनमोहन सिंह सरकार में न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम पर डिस्कशन हुआ, पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं की गई। अब वो क्यों नहीं की गई, उस वक्त की क्या मजबूरियां थी, या उस वक्त क्या सेंटर की सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, या वो किसी और दिशा में प्राइवेटाइजेशन में या लिबरलाइजेशन में या और चीज़ों में व्यस्त थी कि वो पेंशन बहाल नहीं कर पाई। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार के कोई लोग ही बता सकते हैं। पर अब जो मामला है, अब ये चुनावी मामला बन चुका है। 1987 से 2019 के बीच 21 चुनावों में किसानों की कर्जा माफी के वादे के लेकर और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और कहा जाता है इसमें ऑपोजिशन पार्टीज को या जो भी पार्टियां, चाहे रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती है तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये एक पॉपुलिस्ट स्कीम है जिसको प्रधानमंत्री मोदी कई बार ये भी कह देते हैं कि ये रेवड़ियां बांटने वाली स्कीम है। हालांकि मैं नहीं मानता ये रेवड़ी बांटने वाली स्कीम है, कि अगर लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमी चलेगी कैसे। एक आंकड़े के अनुसार अक्टूबर 2022 में 23.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर थे, 58.9 लाख स्टेट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं, 15.92 लाख सब्सक्राइबर कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, 25.45 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो पेंशन का अधिकार रखते हैं। पेंशन का जैसे मैंने आपको बताया, एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर ये पेंशन योजना खत्म की गई थी और 1 जनवरी 1984 से इसको लागू किया गया। 1 जनवरी 2004 से इसको लागू किया गया था। यूपीए गवर्नमेंट ने इसका मार्च 2005 तक न्यू पेंशन स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोका भी था। पहले इसको बिल को लोकसभा में लाया गया। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA के अंतर्गत जो न्यू पेंशन स्कीम रेगुलेट करती है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका जो पैसा है उसमें 40% पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो पेंशन मिलेगी। अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है सब्सक्राइबर की तो उनके जो नॉमिनी है उनको सिंगल टाइम पेमेंट 60% मिलेगी, 40% पेमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में पेंशन का पैसा जाना तो इस तरीके से है कि कंसेंट है नहीं और गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रही है अपनी स्कीमों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक, जैसे कि कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड का पैसा जो है या स्टॉक मार्केट का पैसा जो है वो रिस्की होता है। तो वो रिस्क पेंशन का आधार जो है एक कर्मचारी का अधिकार है, उसका अधिकार अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या इस तरीके की स्कीमों में डाल रहे हैं बगैर उसके कंसेंट के, तो कहीं ना कहीं यह उसके अधिकारों का हनन है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें सरकार, हालांकि बीजेपी की ये कहती है कि पहले 10% इंटरेस्ट मिलता था, 10%, अब हम 14% देते हैं।
छत्तीसगढ़ की सरकार और झारखंड की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान और झारखंड की सरकार ने केंद्र सरकार को यहाँ तक कह दिया है कि 17,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का, करीब 11,500 करोड़ रुपए राजस्थान का और करीब 10,000 करोड़ रुपए झारखंड का जो एनपीएस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है उसको तुरंत रिलीज किया जाए। इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें प्रावधान जो अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और आपको पैसा आपको चाहिए तो आप सिर्फ 20% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम में। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो एक जेनरिक प्रोविडेंट फंड था, उसमें पैसे निकालने की ज़्यादा आसानी रहती थी और वो प्रोविडेंट फंड आपके नाम से होता था और आपका सिक्योर होता था, उस प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते थे। अब चूंकि इस न्यू पेंशन स्कीम में ये पैसा निवेश हो रहा है स्टॉक मार्केट में, अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो पेंशन का जाहिर सी बात है पेंशन का अमाउंट भी गिरेगा। तो ये पैसा स्टॉक मार्केट द्वारा कॉरपोरेट कंपनियों के स्टॉक मार्केट के शेयर्स को, एक खबर ये भी आई थी एलआईसी का 22 से 23% करीब 66,000 करोड़ रुपया जो है वो अदानी के शेयरों में लगा है, जबकि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अदानी के शेयरों में इतना पैसा नहीं लगाती है। तो ये पब्लिक का पैसा अदानी अंबानी के शेयरों को बढ़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है कि उनके शेयर मार्केट और बढ़ेगी, उनका लोन लेने का प्रावधान और बढ़ेगा क्योंकि उनकी कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ेगी और तमाम जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, जो पब्लिक यूज की कंपनीज हैं, उनको ये खरीद लेंगे। कल को आपको पानी और हवा के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए कि इतना प्राइवेटाइजेशन ना कर दें कि वो सरकार ही प्राइवेट लोग चला रहे हों, जो कि चला रहे हैं अभी, और आने वाले समय में वही प्राइवेट लोगों की सरकार बनेगी तो सुनवाई कहाँ होगी। एक सोशल वेलफेयर सोशलिस्ट स्टेट का जो हमारा सपना था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम अपनी हिंदुस्तान जो है वो हमेशा लोगों के सोशल वेलफेयर के बारे में और इक्वालिटी के बारे में सोचेगा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं धुंधली नजर आ रही हैं। और फिस्कल इम्प्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार का ये कहना है कि आरबीआई को 3,86,000 करोड़ रुपया सरकार को 2020-21 में पेंशन के प्रति अब देना पड़ रहा है। जो मैंने बताया 3,670 करोड़ रुपए जो 91 में था, 1991 में, वो अब पेंशन जो बिल है वो बढ़ के 3,86,000 करोड़ रुपए 2020-21 में हो गया है, जो कि टैक्स रेवेन्यू का 26% बनता है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड में टैक्स रेवेन्यू का शेयर हालांकि ज़्यादा पड़ता होगा क्योंकि उसमें राज्य कर्मचारी ज़्यादा हैं और जीडीपी जो है स्टेट्स का कम है। बट ये लाइबिलिटी पेंशन जो है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होगी, एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। पर ये चीज़ ये भी है कि सरकार ये कहती है कि आज तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट कर देंगे, पर आने वाले समय में इसका बजट इतना बढ़ जाएगा और इसका भार स्टेट प्रिव्यू पे इतना बढ़ जाएगा कि टैक्स का इतना पैसा ही कलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप उसको पूरा कैसे करेंगे। ये सेंटर की सरकार का कहना है। हालांकि जो स्टेट की सरकारें, अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, वो ये कहती हैं कि जब कॉर्पोरेट कंपनीज को आप इतना लोन माफ कर देते हैं, उनको इतने इंसेंटिव्स देते हैं, उनको उनका कि वो देश के क्या विदेश के क्या, मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाए। अब अदानी का नंबर 2 है दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, अंबानी भी उनसे पीछे नहीं है। तो फिर राज्य कर्मचारियों और स्टेट कर्मचारियों और उन किसान के बच्चे जो सरहद पे गोली खाते हैं देश के लिए, और उनके परिवार पीछे कैसे अपना लालन पोषण करेंगे, तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि वी आर अ सोशल वेलफेयर स्टेट, हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें सबके विचार सुने जाने चाहिए, सबके हक की बात होनी चाहिए और जिसका जितना शेयर बनता है इस देश को बनाने में, उसको उसका परसेंटेज शेयर उतना देना चाहिए। अब सरकार उसको कैसे वर्कआउट करती है, जिस तरीके से स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं और अपोजिशन रूल स्टेट, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो हिमाचल में आने वाली अब गवर्नमेंट अब देखिए किसकी आती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, केरल की हो या आंध्र प्रदेश की हो, अब वो सब स्टेटें ओल्ड पेंशन स्कीम पे अगर वापस आना चाह रही हैं तो सेंटर की सरकार के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों की कर्जा माफी की जहाँ तक बात है, किसानों को कभी भी उनकी उपज का दाम नहीं मिला और अगर आज उसका आकलन आप करें कि एमएसपी अगर 2004 में इम्प्लीमेंट हो गई होती तो 52 लाख करोड़ रुपया सरकार का कर्जा, सरकार के ऊपर दायित्व निकलता है किसानों को पेमेंट करने का। तो अगर किसान अपना 3 लाख 4 लाख रुपए का लोन वेवर मांग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसको उसकी मजदूरी का हक, कभी उसको उसकी किसानी का हक, कभी उसको उसके फसल का दाम दिया ही नहीं। तो अगर आपने उसकी फसल का दाम नहीं दिया और उससे बीज और खाद के पूरे पैसे लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि सरकार जो है
2024 तक के लोकसभा इलेक्शन आने तक सारे कर्जे माफ करें। तमाम पार्टियां इस बात पे सोचें, बात करें और नई दिशा की तरफ चलें। किसानों को सशक्त करें, जवानों को सशक्त करें और देश के कर्मचारियों को सशक्त करें कि ये देश सशक्त हो पाए। हिंदू मुसलमान झगड़े करवा के राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर बहुत टाइम तक हम लोग आगे नहीं चल सकते। तो इस बारे में चर्चा हम लोग फिर अगला विषय जो है अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे और आप अपने लोगों में, दोस्तों में चर्चा कीजिए। कोई भी सजेशन देना चाहें, कोई भी आप अपनी बात रखना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके बारे में हम अगले हफ्ते मैं कमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।